दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुई उस केस में रोहिणी कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और गोली चलाने के आरोपी असलम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। बाकी 12 आरोपियों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि हिंसा की साजिश पहले ही रची गई थी। अंसार और असलम को 15 अप्रैल से ही शोभा यात्रा निकलने की जानकारी थी, जिसके बाद इन लोगों ने यात्रा पर हमले की साजिश रची। तो साजिश के तहत शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। पुलिस ने कोर्ट में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कोर्ट को यह बताया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पूरी साजिश और प्लानिंग के तहत पथराव हुआ, हिंसा भड़काई गई। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा मामले में अंसार को मुख्य आरोपी बनाया है। क्या है अंसार की अपराध कुंडली और दंगे के आरोपों पर उसके घर वालों और पड़ोसियों का क्या कहना है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हनुमान जयंती के दिन रविवार की शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। सवाल था, अचानक उपद्रव क्यों शुरू हुआ? किसने शुरू किया उपद्रव? किसने शुरू की लड़ाई? किसने फेंका पहला पत्थर? इन सारे सवालों का जवाब है एक तस्वीर, एक नाम, मोहम्मद अंसार, पुत्र अलाउद्दीन, उम्र 35 साल, पेशा कबाड़ी। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा शांति से चल रही थी, लेकिन तभी शाम करीब 6 बजे कुछ हुआ। एफआईआर के मुताबिक शाम 6 बजे शोभा यात्रा सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची। इसी समय अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहस की। बहस बढ़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। जो एफआईआर में नामजद एक्यूज अंसार है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वेरियस तरह के क्राइम्स के रहे हैं। हिस्ट्री शीटर है, उस पर पुलिस की का ड्यू सर्वेलेंस रहा है, तभी तो इतने तरह के केसेस हैं। अंसार जहांगीरपुरी में ही रहता है, वहीं पैदा हुआ है। 4वीं क्लास तक पढ़े अंसार की शिक्षा भी जहांगीरपुरी में ही हुई है। जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर जैनेंद्र कुमार पहुंचे अंसार के घर, तो वहां पर उन्हें अंसार की पत्नी सकीना मिली। सकीना एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपने पति अंसार को बेगुनाह बताती रही। इसका जवाब तो ऊपर वाला करेगा ना। अगर वो दोषी रहता, अगर वो मारता, तो वो तो दिल्ली छोड़ के भागता ना। देखो, ये एक हिंदू भाई का घर है हमारा। अगर कुछ भी होता, पड़ोसी हिंदू है। जी जी, ये भी सारा लाइन से पड़ोसी। ये देखो भाभी है, वो माँ बना के रखा है। हमारा एक 11 साल का बेटी है, 1 दिन से लेके पाल के रखा। अगर हमारा मन में विचार गलत है, हम मंदिर होता, पंडित जी से भी पूछो, अगर मंदिर का कुछ काम होता तो हम मंदिर में भी काम करते, पैसा देते, चंदा देते, सबका दुख सुख देखते कि नहीं, हम आपस में रहते, सब भाई भाई है। बाहर कोई कुछ भी करे, हम आपस में रहते, हम सब भाई भाई है। सकीना के बाद जब जैनेंद्र कुमार अंसार के पड़ोसियों के पास पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जब यहाँ हल्ला हो रहा है कि वहाँ लड़ाई हो रही है, जब वो यहाँ से कह के आ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। हमने भी उनसे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं भाभी, वहाँ लड़ाई हो रही है, देखूं क्या किससे क्या हो गया। पड़ोसी हैं आपकी नजर में अंसार कैसे? नहीं, बहुत अच्छे हैं यहाँ, इतने मंदिर में दान पुण्य भी देते हैं हमेशा। हमारे लिए वो आधी रात भी खड़े रहते, हार ये बीमारी आधी रात खड़े रहते। 10 से 12 साल हो गए है, हमारा पड़ोसी है। बीच बचाव, कहीं पे भी कुछ हो जाता है बीच बचाव करने जाता है। लड़ाई झगड़े के मामले में हमने कभी नहीं सुना, कभी लड़ाई झगड़ा करा है, ना कभी देखा है। पुलिस की फाइलों में अंसार का नाम नया नहीं बल्कि पुराना है। साल 2009 और 2018 में अंसार जेल की हवा भी खा चुका है। जहांगीरपुरी के इस उपद्रव में अंसार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ है। भले ही अंसार की पत्नी और पड़ोसियों की नजरों में वो बेगुनाह हो, लेकिन पुलिस की फाइलों के हिसाब से वो एक मजा हुआ शातिर बदमाश है, जिसके ऊपर करीब 7 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 3 सट्टेबाजी से जुड़े मामले हैं। और देखिए, केरल एक बार फिर सुर्खियों में है। केरल के पलक्कड़ में 24 घंटे में 2 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिससे के बाद यहां पर काफी तनाव का माहौल है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पलक्कड़ पहुंचे, देखिए उनकी नजर से। केरल के पलक्कड़ में 24 घंटे के भीतर 2 राजनीतिक हत्याओं से माहौल गर्म है। आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के विरोध में
आज बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया। आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के समर्थन में पलक्कड़ की ज्यादातर मार्केट आज बंद है और ये देखिए उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और लगातार भारत माता की जयकारे हो रहे हैं, श्रीनिवासन के समर्थन में जयकारे हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि बहुत सारे वो लोग हैं जो इस घटना के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की शनिवार को उनकी दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर है। हम इसमें पलक्कड़ के मेलामुरी में है और मेरे पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं एसकेएस ऑटोज, दरअसल ये श्रीनिवासन जो आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता थे जिनकी 2 दिन पहले इसी दुकान के अंदर हत्या कर दी गई थी, चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये दुकान बंद है और इसको पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है क्योंकि लगातार जांच चल रही है। और बाइक सवार जो 6 लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने घुसकर यहाँ पे धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पलक्कड़ में 2 दिन में 2 राजनीतिक हत्याओं के बाद सीएम पिनाराई विजयन की सरकार कटघरे में है। कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक तुष्टीकरण का नतीजा बताया है तो बीजेपी ने भी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के लिए लेफ्ट सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। No, unfortunately, the state is witnessing such kind of brutal killings by Popular Front of India. And since last 6 months, 4 months, this is the second murder happening in Palghar district only. With the help of the ruling party CPIM and the police, the perpetrators are doing such kind of inhuman activities. Well-trained killers are behind these murders. श्रीनिवासन की हत्या से पहले शुक्रवार को पलक्कड़ में ही पीएफआई के सहयोगी दल एसडीपीआई की स्थानीय नेता सुबैर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इन दोनों हत्याकांड में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस सब के बीच पलक्कड़ में 20 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है और हर घटनाक्रम पर बारीक नजर रखी जा रही है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, केरल फिर से सुर्खियों में, आरोप इस हत्या के बाद कई सरकार पर लगाए जा रहे हैं, साजिशों की बात कही जा रही है। आपके पास अभी ताजा अपडेट क्या है इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ? देखिए, ताज़ा अपडेट यही है कि अभी जो भी हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और उससे भी ताज़ा अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में इस बात का क्षोभ है कि उनके कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन इस हत्या के पीछे के पूरे मर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 15 नवंबर को ये सिलसिला शुरू होता। 15 नवंबर को आरएसएस के एक कार्यकर्ता संजीत की हत्या होती है। उसके बाद उनके कुछ सहयोगी, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके कुछ दोस्त यार जो है मित्र जेल से छूटकर बाहर आए और उसके बाद कल यानी जो श्रीनिवासन की हत्या हुई उसके एक दिन ठीक पहले पीएफआई के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। तो पीएफआई के जो कार्यकर्ता की हत्या हुई थी वो उसके एवज में उसके कह सकते हैं उसका बदला लेने के फिराक में आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या हुई। श्रीनिवासन का संजीत की हत्या से कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन चूंकि श्रीनिवासन, ऐसा कहा जा रहा है श्रीनिवासन सॉफ्ट टारगेट थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई और ये एक बदला लेने की प्रवृत्ति थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही बात की कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग लगातार ऐसी हत्याएं कर रहे हैं। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये तालिबानी प्रक्रिया है। तालिबान में जिस तरह से गर्दन काट दी जाती है, सर फाड़ दिया जाता है, उसी तरह से कमोबेश श्रीनिवासन की हत्या हुई। और अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों का 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं, करीब ऐसी 14 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें सीधे तौर पर आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं की गई। तो ये झगड़ा जो है कोई आज का नहीं, बहुत पुराना है और ये लगातार चल रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नीरज फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। नीरज, आपको बता रहे थे कि इस मामले में कार्रवाई जरूर हो रही है लेकिन कई गंभीर आरोप सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल उस एंटी करप्शन हेल्पलाइन को लेकर है जिसके जरिए केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। भ्रष्टाचार की गल हुंदी सी पूरे पंजाब दे विच
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ उस नंबर पे भेज दो। पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करने के भगवंत मान के इसी अभियान पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन इसके लिए सहारा लिया केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट कार्ड का। दिल्ली के अंदर जो लोग बड़ी बाहें फाड़ते थे, जो जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि हम ईमानदार सरकार लाएंगे, ईमानदारी की बात करते थे, हेल्पलाइन जारी करते थे, आज वो शराब माफिया के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चलाकर दिल्ली के अंदर, देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। इस पर भी बहुत विज्ञापन एक ऐसा संबित पात्रा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन से जुड़े आंकड़े और सबूत भी साथ लाए। दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल ने हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार खत्म करने के जो दावे किए थे वो झूठे थे। बीजेपी का आरोप है केजरीवाल ने 1.25 लाख फोन कॉल्स, 35 गिरफ्तारी का दावा किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1031 हेल्पलाइन पर सिर्फ 282 कॉल आए और केवल 7 केस दर्ज हुए। यही नहीं, 1031 हेल्पलाइन नंबर अब बंद हो चुका है और 1031 पर आए फोन कॉल्स का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं। बीजेपी के इन आरोपों पर अभी आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये देखिए आरोपी अंसार के हाव भाव आप देखिए। फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल करता हुआ वो दिखाई दिया। किसी तरह की कोई इसके चेहरे पर आपको ना तो इस बात का खौफ दिखाई दे रहा होगा कि अब ये पुलिस की पकड़ में है, अब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। बजाय इसके ये बेफिक्र और मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। अंसार और असलम दोनों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने आज भेजा है। जब इनकी कोर्ट में पेशी हुई और जब ले जाया जा रहा था पेशी के दौरान, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अंसार दिल्ली हिंसा मामले का मुख्य आरोपी। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि शोभा यात्रा के लोगों से अंसार की बहस हुई थी और उसके बाद से ही ये पूरा जो बवाल है वो शुरू हुआ। पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। तो हिंसा का मुख्य आरोपी यानी अंसार जब रोहिणी कोर्ट से बाहर निकल रहा था तो एबीपी न्यूज के कैमरे पर उसका कबूलनामा भी रिकॉर्ड हुआ है। कैमरे पर अंसार ने माना कि वो है कसूरवार। अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। तो कोर्ट में पेशी के बाद जब ले जाया जा रहा था अंसार को, ये उस वक्त का वीडियो है जिसमें कबूलनामा आप साफ सुन पा रहे होंगे। जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहता है कि हाँ मैं हूं कसूरवार। एक बार फिर से सुनिए जरा। अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, अंसार क्या साजिश की थी पुलिस ने याद रखी? अंसार मैं कसूरवार हूं, मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। तो अंसार को कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बड़ी बात इससे जुड़ी यह है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के भीतर यह दावा किया है कि हिंसा की साजिश
पहले से ही रची गई थी। अंसार और गोली चलाने वाले असलम को 15 अप्रैल से शोभा यात्रा निकलने की उन्हें जानकारी थी, जिसके बाद इन लोगों ने यात्रा पर हमले की साजिश रची। तो जहांगीरपुरी में हिंसा की तैयारी पहले से थी। पुलिस ने कोर्ट को यह बताया है, अंसार असलम को पहले से इस यात्रा के बारे में पता था कि वो इस इलाके से होकर गुजरने वाली है। दिल्ली हिंसा को लेकर जहांगीरपुरी में तनाव का माहौल है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। एबीपी न्यूज आपको पल पल की खबर सबसे पहले दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज के संवाददाता आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कल शाम से अब तक जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। एबीपी न्यूज की टीम और चश्मदीदों की जुबानी सुनिए जहांगीरपुरी हिंसा की पूरी कहानी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार शाम को उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। इस वक्त हम जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे वो पूरा सीक्वेंस, कहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी, शोभा यात्रा को कहां से निकलना था, कहां पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। मेरे पीछे आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये ई ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और आगे बढ़ रही थी। आप मेरे ठीक सामने मंदिर देख रहे हैं। शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी, करीब 50 से 100 मीटर आगे अभी शोभा यात्रा इधर मस्जिद तक पहुंची थी और इसी मस्जिद के पास अंसार नाम का शख्स, जो कि एफआईआर में जिसका नाम मौजूद है, 4-5 लोगों के साथ यहां पर पहुंचा। शोभा यात्रा के बीच में जो लोग थे उनसे बहस करने लगा। पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि माहौल खराब हो रहा है तभी इंटरफेयर किया और अंसार को अलग किया, किसी तरीके से मामले को शांत कराया। शोभा यात्रा अब एक बार फिर से शाम करीब 6 बजे के आसपास जब ठीक इसी मस्जिद के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद एक बार फिर से शुरू हुई और आगे चौक की तरफ बढ़ने लगी। ठीक सामने आप ये कुशल सिनेमा देख रहे हैं। कुशल सिनेमा और मस्जिद दोनों आमने सामने हैं और ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये सी ब्लॉक में रहता है, जहां पे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। अब हम आपको बताएं, मस्जिद से शोभा यात्रा एक बार फिर से आगे बढ़ रही थी। मामला शांत हो चुका था। पुलिस को लग रहा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है। करीब 100 मीटर आप देख सकते हैं मस्जिद से हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 100 मीटर की दूरी पर ठीक इसी आजाद चौराया, ये जो चौराया है, यहां पर पहुंची थी कि तभी आरोप है कि जो सी ब्लॉक है, ये मेरे पीछे आप जो छोटे छोटे घर देख रहे हैं, इन्हीं घरों की छतों से जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई। शोभा यात्रा ठीक इसी जगह पर पहुंची थी जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं। कल इनकी जो स्कूटी थी वो गली के बाहर खड़ी हुई थी, जिसके बाद जब यहाँ पर भगदड़ मचती है, पथराव होता है, हिंसा बढ़ती है, जिसके बाद उनकी स्कूटी को भी नुकसान होता है। स्कूटी खड़ी हुई थी, भगदड़ मची थी, तो वो आए थे, इसी पे अचानक आए थे, तो स्कूटी में डंडे वंडे मारे। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने इसमें डंडे वंडे बरसाए थे। इतने बच्चों पे चाकू थे, सगोट थे, जब इस सगोटी पे मारे, भाग दौड़ मच रही थी। तो ये बताइए कि कल जब उस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे, किस तरह का माहौल और क्या कुछ देखा? हम तो घर में थे, हमें क्या पता, हम तो घरों में थे। भाग दौड़ मची, जब हमारे को पता चला स्कूटी तोड़ रहे तो जब हम बाहर निकले थे। क्या देखा आप लोगों ने? यही बस ईंट पत्थर बरसा रहे, डंडे मार रहे हैं, बस यही भगदड़ में फिर किसको होश, अपनी अपनी जान लेके भागे, क्या करें। मनीष, आप मौके पर थे, क्या देखा आपने और किस तरह ये पूरी घटना घटी? सर, मैंने ये देखा कि हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे, हनुमान जी की रथ जो होती है यहाँ से लेकर जा रहे थे सर। वहाँ से एकदम से अचानक से सर पथराव चालू हो गया सर। फिर हम लोग वहाँ से भीड़ भड़का लेके ना सारे सर इधर की तरफ घुसाए वो लोग। हम लोग सर यहाँ से अपना बीच बचाव करते हुए यहाँ से हम अपने इधर आ गए सर, मंदिर की तरफ। अपना नाम बताइए और पूरी घटना बताइए, आपने क्या देखा? मेरा नाम खलील है। जो मैं मस्जिद के साइड से आ रहा था तो देख रहा था वो लोग मस्जिद के सामने हो अल्लाह कर रहे थे, तो उसी टाइम किसी ने पीछे से पत्थर फेंका और कोई झंडा लगाने आ रहा था, उसी वजह से कोई पीछे से पत्थर फेंका और उसी टाइम ये वारदात हो गई। उन लोगों को भाग दो। कहाँ लगाने आए? मस्जिद में, मस्जिद के सामने जो खंबा है उसमें लगाने। मेरा नाम फरीद अहमद है, सामने मेरा दुकान है। जब शोभा यात्रा निकल रहा था तो कम से कम 500 आदमी तो निकल चुके हुए थे। जब चुके हुए थे तब वहाँ पर 700-800 आदमी थे जो चाकू तलवार लेके मस्जिद के आगे मंडरा रहे थे। तो उसी वक्त पता नहीं किसी ने पत्थर मार दिया, झंडा लगाने जा रहे थे, तब ये विवाद बढ़ चुका था। ना जी, हमारी पूरी आंखों देखी घटना है। शोभा यात्रा में हम थे, ऊपर से पत्थरबाजी आती है, ऊपर से वो कोई पता ही नहीं चलता ऊपर से कहाँ पत्थर आ रहे, तो हम करेंगे क्या। ये हुआ था जी, मौके वारदात पे थे। और जितना भी ये दबंग बंदा है यहाँ का बदमाश है, उसका जिन ये करवाया उसका नाम अंसार है जी, नाम भी ले रहे हैं हम तो डायरेक्ट उसका।
उसे पकड़ोगे उससे सब कुछ पता निकल जाएगा। वो पिस्टन विस्टन भी ले रखी थी उसने। जहांगीरपुरी का ये जो इलाका है, यहाँ पर मिली जुली आबादी रहती है। हिंदू और मुस्लिमों की बड़ी आबादी बिल्कुल मिली जुली है और सालों से लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक रहते आए हैं भाईचारे के साथ। मेरे पीछे तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद और मंदिर आपको एक साथ नजर आएंगे और ये एक प्रतीक है। जिस तरह मस्जिद और मंदिर एक साथ हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सालों से एक साथ रहते आए हैं। लेकिन बीती शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान पत्थरबाजी हुई और उसके बाद से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पूरे माहौल में घुल गया है। इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप मंदिर और मस्जिद की तस्वीर देख रहे हैं, उसके सामने की ये जो सड़क है, इसी सड़क से होते हुए शोभा यात्रा, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा शनिवार शाम निकाली जा रही थी। तकरीबन मस्जिद के आसपास स्थिति जो है वो बिगड़ी। आप देख सकते हैं इस वक्त इस सड़क को बैरिकेड किया हुआ है। इस पर फिलहाल अभी यातायात बंद किया हुआ है पुलिस ने। इसी सड़क से होकर शोभा यात्रा निकल रही थी। मस्जिद के आसपास जो है वो पत्थरबाजी शुरू हुई। अब ये पत्थरबाजी किसने की, मामला क्यों बिगड़ा, इसको लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक इलाका और सी ब्लॉक इलाके की वही सड़क है, वही मस्जिद जिसके बाहर से शोभा यात्रा निकल रही थी, आगे बढ़ी थी कि तभी पथराव शुरू हो गया और स्थिति देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर चली गई, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, करीब 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। आखिरकार कौन थे वो लोग, उनकी पुलिस पहचान में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो तनाव की स्थिति है वो इलाके में कल से बनी हुई थी। पैरामिलिट्री फोर्स की लगातार डिप्लॉयमेंट की गई और आप देख सकते हैं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो मस्जिद के सामने की जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। जिस सड़क पर से कल शोभा यात्रा निकल रही थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, वहां पर अब फिलहाल पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया है और लगातार इलाके के अंदर जो पुलिसकर्मी है उनका जो मार्च है वो जारी है। पुलिस की कोशिश यही है कि आरोपियों की धरपकड़ता हो, लेकिन साथ ही इलाके के अंदर जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण बनी रहे। तो एबीपी न्यूज की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको हर वो जानकारी दे रहे हैं जो बताती है कि ये हिंसा आखिर कैसे भड़की। दिल्ली हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, एक को गोली भी लगी। इन चश्मदीदों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताया हिंसा का पूरा सच। आइए सुनते हैं। मेदालाल मीणा, सब इंस्पेक्टर, जहांगीरपुरी में जख्मी। मेदालाल जी, हालांकि स्थिति नहीं है बात करने लायक आपकी, लेकिन जो घटना हुई है थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपको गोली लगी, हुआ क्या था, क्या आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी, किस तरीके से सारी घटना हुई? कल हनुमान जी के शोभा यात्रा चल रही थी। पहले 2 प्रोसेसन निकल चुके थे, ये तीसरा था, ख़त्म होने को जा रहा था। जब मस्जिद सी ब्लॉक के सामने पहुँचे तो वहाँ पहले से भी काफ़ी आदमी खड़े थे, लेडीज थे, बच्चे थे, फिर और शोभा यात्रा वाले जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी थे। फिर वहाँ श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मस्जिद के सामने आते ही फिर दंगा शुरू हो गया, ऊपर से पथराव शुरू हो गया। लेकिन उनको उस टाइम दूर दूर कर दिया था, अलग अलग हो गए थे, दूर दूर दोनों समझा दिया था। थाने का स्टाफ भी थे, SHO भी थे, हमारे अफसर भी थे। और वहाँ से आगे बढ़ गए, जब कुशल चौक पर पहुँच गए, हनुमान जयंती वाले आगे चले गए। फिर बाद में फिर दोबारा से कुशल चौक पर आए पब्लिक सी ब्लॉक साइड से। उन्होंने फिर पथराव, बोतलें फेंकना और जो भी था, लाठी डंडे तलवार ये ले रहे थे वो सारे। तो मेदालाल जी, आप वहाँ पर थे, एक वीडियो ऐसा दिख रहा है जिसमें एक शख्स जो है हाथ में तलवार दिख रहा है, कुछ शख्स जो हैं बोतल मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आपने भी देखा? और क्या क्या वहाँ पर हो रहा था उस दौरान, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, और तो तलवार लाठी थी, कुछ बांग्लादेशी से भाषा होती है, बंगाली से भाषा, उसमें कुछ वो नारे से लगा रहे थे उस भीड़ में, और वैसे कौन। गोली कैसे चली? ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रोकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली? गोली कहाँ से लगी? नहीं, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, वहाँ सब शांत हो गया था। पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था, 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गया था। उसमें आपने देखा था, उसका चेहरा देखा जिसको गोली लगी? नहीं, उसमें भीड़ में कोई सामने नज़र नहीं आया। उसमें काफ़ी भीड़ थी सामने, क्योंकि और सब लाठी डंडे तलवार वो तो दिख रहे थे, लेकिन पिस्टल वाला कोई नज़र नहीं आया था सामने। कितने राउंड गोली चली होगी आपके साथ? 8 से 10 राउंड गोली चली थी उस टाइम, जिस टाइम। अरुण कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जहांगीरपुरी में जख्मी। अरुण जी, कल क्या हुआ था पहले आपसे जानना चाहेंगे? सर ड्यूटी पे थे, कल जुलूस पे थे और जुलूस में हम सबसे पीछे थे सर, मेरा गाड़ी सबसे पीछे था। भी हमारे ERB गाड़ी थे और मेरा जो कमांडर 15 था वो पीछे था सबसे।
तो जब सब हम जुलूस लेके निकल रहे थे तो दोनों साइड में पब्लिक के भीड़ था जो गाली गलौज कर रहे थे, पुलिस को भी गाली दे रहे थे। तो हमने आइडिया लगा लिया था जो ये कुछ ना कुछ होने वाला है, ये इतना जैसे गाड़ी के ऊपर टूट के पड़ेगा, ऐसे लग रहा था। पत्थराव तो फिर बतरावार बोतल तो पता नहीं कितने संख्या में गिरे। फिर जो गाड़ी रोड पे पड़ा हुआ था उसको तोड़फोड़ शुरू कर दिया। हज़ारों के संख्या में आ लिए पब्लिक, मैक्सिमम के पास तलवार चाकू पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर लिए इसने। मैं वही पत्थर और फेंक रहा था, फिर एक गाड़ी में आग लगा दिया था। वो गाड़ी और भी टू व्हीलर और भी आजू बाजू पड़ा हुआ था, उनको मैं साइड कर ही रहा था। उसी टाइम एक कंधे में मेरा आके ईंट, आधा ईंट गिरा, ये राइट कंधा में, जबकि यहाँ लग के शोल्डर पे लग के यहाँ चीन पे लगे आके। और मैंने सीधा ही हुआ था बड़ा मुश्किल से, और फिर एक पैर में आके लग गया सर, लेफ्ट पैर में। इस तरह का आपको लगा, कहीं से अंदाज़ा लगा कि इस तरह की तैयारी हो रखी है पहले से? ये तो सर कह सकते हैं सर, आप बिल्कुल तैयारी पोजीशन में ही थे। नहीं तो इतना बोतल, इतना पत्थर कहाँ से आ गया इतना सर? वो हम तो पहले सोचा था जी हमारे ऊपर नहीं करेगा, वर्दी में तो थोड़ी लाज वो शर्म कर ही लेगा, लेकिन हमें भी नहीं बख्शा। अब आपको दिल्ली हिंसा की वो तस्वीर दिखा देते हैं जिसने सबको दहला कर रख दिया। हिंसा के दौरान एक शख्स गोली चलाता हुआ दिखाई दिया। एबीपी न्यूज ने जब हिंसा में गोली चलाने वाले शख्स का वीडियो दिखाया तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान की और फिर उसकी तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जिस वीडियो में साफ एक व्यक्ति को देखा जा सकता है फायर करते हुए, गोली चलाते हुए। दिल्ली पुलिस ने अब इस शख्स की तलाश भी शुरू कर दी है क्योंकि इसकी पहचान हो गई है। दूसरी तस्वीर में आपको वो दिख रहा है जिसने तबाही मचाई, सड़क पर खाली बुलेट, जिसे एबीपी न्यूज ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, और वो तस्वीरें भी सबसे पहले आपने एबीपी न्यूज पर देखी। तो जहांगीरपुरी में एबीपी न्यूज की टीम कल शाम से ही डटी हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन जब जहांगीरपुरी में फायरिंग वाली जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्हें सड़क पर एक खाली बुलेट दिखी। जिस जगह से नीला कुर्ता पहने शख्स फायरिंग करता दिख रहा है उससे महज 4 कदम की दूरी पर यह बुलेट मिला। जब एबीपी न्यूज ने इस खाली बुलेट को दिखाया उसके बाद दिल्ली पुलिस जागी और बुलेट अपने कब्जे में ली है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हुए पथराव का एक वीडियो वायरल है जिसमें भीड़ दिख रही है पथराव करते हुए, और उसी भीड़ के अंदर एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्तौल है और वो सामने जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ फायर करता है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में आपको ये घर नजर आएगा, ये इस तरह का शटर नजर आएगा और उसके साथ में ही ये दूसरा शटर जिसके ऊपर पोस्टर लगा है। ये आप सभी को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। उस वीडियो को अगर और भी गौर से देखेंगे तो ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है वो भी आपको साफ नजर आएगा, और उसके साथ ही वो जो शख्स है वो पीछे से भागता हुआ आता है और ठीक इसी जगह से वो पिस्तौल लहराता हुआ सामने फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये घर, ये सीढ़ियां भी उस वीडियो में साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जो वायरल वीडियो है ये उसी दिन का है जिस दिन जो शोभा यात्रा है उसके ऊपर पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक सिविलियन भी घायल हुआ। तो एबीपी न्यूज उस वीडियो की तस्दीक करते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां का ये वीडियो साफ नजर आ रहा है। ये सी ब्लॉक का इलाका है, बेहद कंजस्टेड इलाका है, और यहीं से पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आई थी कि जो पत्थर थे वो छतों से फेंके गए थे। फिलहाल ताला लगा हुआ है, छोटे बच्चे हैं। आप इधर ही थे क्या? इधर से ही पथराव हो रहा था उस दिन? कल हो रही थी बरसात जी, पत्थर हो रही थी यहाँ से, कल यहाँ से यहीं से पत्थर फेंक रहे थे? उधर से ही फेंक रहे थे, उधर से भी फेंक रहे थे, दोनों तरफ से? हाँ, यहाँ से जो फेंक रहे थे वो कौन लोग थे? क्या बाहर के थे या गली के ही लोग थे? कौन हमें नहीं मालूम, तो पार्किंग में ड्रेस में पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी कर रहे थे। तो क्या आप छुप कर बैठ गए थे पार्किंग में? हम देख रहे थे वैसे, उनसे पूछ लीजिए। आपसे जानना चाहूंगा, उस दिन जो पथराव हो रहा था एक वीडियो भी सामने आया, वो ठीक इसी जगह का है, ये कि यहीं पर लोग खड़े थे और पत्थर फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। कौन लोग थे वो? हम लोग नहीं देखा था, हम लोग तो काम पे था। तो दिल्ली हिंसा की एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे से आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में।
ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब कल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी। बड़ी संख्या में हनुमान भक्त जुटे थे। अब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में करीब शाम 5 बजे स्थिति बदल गई। लड़ाई हो गई। लोग भागते दिखे, अफरा तफरी का माहौल बन गया और हिंसा शुरू हो गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब कुशल सिनेमा के पास ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हाथ में बंदूक और ये शख्स फायरिंग कर रहा है। ये हिंसा की जानलेवा तस्वीरें कल की हैं, जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। ये शख्स बिना रुके भीड़ पर फायरिंग करता जा रहा है। हिंसा में घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेंदालाल ने भी जिक्र किया था कि हिंसा में भीड़ से फायरिंग हुई थी। सबूत सामने है। सूत्रों के मुताबिक इस बंदूकबाज की पहचान भी हो चुकी है। हाथ में बंदूक और ये शख्स फायरिंग कर रहा है। ये हिंसा की जानलेवा तस्वीरें कल की हैं, जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। ये शख्स बिना रुके भीड़ पर फायरिंग करता जा रहा है। हिंसा में घायल हुए सब इंस्पेक्टर मेंदालाल ने भी जिक्र किया था कि हिंसा में भीड़ से फायरिंग हुई थी। सबूत सामने है। सूत्रों के मुताबिक इस बंदूकबाज की पहचान भी हो चुकी है। तस्वीर जहांगीरपुरी की कल शाम की है। भगदड़ साफ देखी जा सकती है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। लोग सड़क पर भागते दिख रहे हैं। सड़क पर जलती आग और उठता धुआं ये बताने के लिए काफी है कि दंगाइयों ने किस तरह संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगे की ये तस्वीर उस समय की है जब दोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे। आप देख सकते हैं सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोनों तरफ से कितनी पत्थरबाजी हुई। तस्वीर में एक लड़का पत्थर फेंकता दिखाई दे रहा है। इसके ठीक सामने की तरफ से पत्थर आते दिख रहे हैं। जमीन पर बड़ी संख्या में पत्थर पड़े हुए हैं। पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। पुलिस के जाने के बाद उपद्रवियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से भी बड़ी संख्या में पत्थरबाजी शुरू हो गई। भाई थोड़ा शांत करो भाई रे। इस पत्थरबाजी में कई बच्चे भी दिख रहे हैं। बुलाओ 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 पुलिस बुलाओ। लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है। लोग पुलिस को बुलाने की बात कह रहे हैं। बुलाओ 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 पुलिस बुलाओ। पुलिस बुलाओ। जहांगीरपुरी हिंसा में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गई, लोग सड़कों पर इधर उधर भागते देखे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहां साफ दिख रहा है कि लोग हाथों में तलवार लेकर लहरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के एक एसआई को गोली भी लगी है, जिनका नाम मेघलाल है। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का नया वीडियो आया सामने।
वीडियो में हिंसक भीड़ नजर आ रही है। हाथों में लाठी डंडे हैं, पत्थर हैं। वो देखो बच्चे कैसे आगे दौड़ रहे हैं। अब जब वीडियो को पास से देखेंगे तो चौंकाने वाली तस्वीरें दिखेंगी। वो देखो बच्चे कैसे आगे दौड़ रहे हैं। इस भीड़ में कई नाबालिग चेहरे हैं जो इस उपद्रव में शामिल हैं। ये देखो कर दिया था, वो देखो ये देखो। नाबालिगों के हाथ में डंडे हैं, लगातार पथराव हो रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। कैमरे में कैद ये चेहरे जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी हैं। अब इस चेहरे को देखिए, ये अंसार है जिस पर जहांगीरपुरी हिंसा का आरोप है। अब जरा थोड़ा और ध्यान से देखिए। जैसे ही आरोपी अंसार की नजर मीडिया कर्मियों के कैमरे पर पड़ी, उसने फिल्म पुष्पा के फेमस सीन पुष्पराज झुकेगा नहीं को करते हुए नजर आया। दिल्ली में मस्जिद के पास जमा हुए हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता जय श्री राम के नारे लगाए। कल इसी जगह पर शोभा यात्रा में हुआ था उपद्रव। कल जहांगीरपुरी में बवाल हुआ। अब लोगों का जोरदार हंगामा हो रहा है। तो वो पुलिस थाने के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब पुलिस ने लोगों से अपने घरों से निकलने के लिए मना किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि जिस थाने के बाहर ये हंगामा हो रहा है, उस थाने का गेट अंदर से बंद है। जहांगीरपुरी हिंसा में कल जहां बवाल हुआ, वहां पुलिस सुबह से लगातार गश्त कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जहांगीरपुरी में है। पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उस असलम को भी गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप लगे हैं कि शोभा यात्रा के लोगों से अंसार की बहस के बाद ही हिंसा भड़की। पुलिस ने असलम के 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।